हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएफएम रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4। इसी तरीके से बैंकिंग से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड मनी मार्केट। एक मार्क का एमसीक्यू यह आता है, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें आपको इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है। आईआरडीए का इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी रहता है जो आप दे सकते हो। अगर वो एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तो आप इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद पीएफआरडीए, जो कि पेंशन मार्केट को रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड का एक एमसीक्यू यह आता है कि म्यूचुअल फंड विल बाय एंड सेल ऑन डिलीवरी बेसिस। मतलब देखिए, आप अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में इंट्राडे होता है और डिलीवरी होता है। इंट्राडे मतलब सेम डे पर हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। डिलीवरी का मतलब हमें मोर देन वन डे इसमें ऑप्शन आता है। तो म्यूचुअल फंड इंट्राडे में इन्वेस्ट नहीं करता है, म्यूचुअल फंड डिलीवरी बेसिस पर काम करता है। उसके बाद यह एमसीक्यू यह है, म्यूचुअल फंड शॉल नॉट एडवांस एनी लोन। म्यूचुअल फंड आपको किसी प्रकार का लोन नहीं देता है। यह आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है। म्यूचुअल फंड कांट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड कभी भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए अदर चीज़ होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, जहाँ पर अनलिस्टेड कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट होता है 1 CR। इसलिए हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो कि अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है। 4 नंबर की अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड कंपनी अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जैसे कोई स्पॉन्सर है, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज रहती है, तो उसमें मैक्सिमम 25% ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, अगर ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक लिमिटेड हमारा स्पॉन्सर है, तो उसके ग्रुप लिमिटेड कंपनीज कौन से है, ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI के अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मैक्सिमम हम 25% ही सब में मिलाकर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेट में, जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेट में, तो अगर एक कंपनी है हमारी ABC लिमिटेड कंपनी, उसके डेट इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक कंपनी द्वारा, डेट में एक कंपनी द्वारा 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक फिक्स एमसीक्यू बात करेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये लागू नहीं होता है। जो 10% का नियम मैंने आपको जो बताया अभी, उसके लिए एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मोर देन 10% भी आप डाल सकते हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन इक्विटी, देखिए इक्विटी में रेस्ट्रिक्शन क्या है। एक कंपनी में अगर आपका टाटा का कंपनी हो गया, आपका रिलायंस हो गया, इस पर्टिकुलर एक कंपनी में 10% से ज़्यादा आप इक्विटी में नहीं डाल सकते हो। जैसे आप टाटा में 10 डाल सकते हो, रिलायंस में 10 डाल सकते हो, या किसी और अडानी में 10 डाल सकते हो, लेकिन एक कंपनी में 10% से ज़्यादा इक्विटी में नहीं डाल सकते हो। तो ये भी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल मिल जाता है। और एक वीडियो में ऐसा लेके आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पूरा म्यूचुअल फंड का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन देखिए, REIT, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 10% से ज़्यादा आप एक सिंगल इश्यूअर में नहीं कर सकते हो। ये भी आपको याद रखना है। मेजॉरिटी में 10% का ही सिस्टम होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो 10% वाला आप मार सकते हो। अगर सेक्टर रियल इस्टेट है तो नहीं लागू होगा। तो यह बात यह है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो 10% ज़्यादा एक इश्योर को नहीं है। लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रियल इस्टेट सेक्टर की, तो यह नियम लागू नहीं होता है। अभी हम कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे, देखेंगे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कि एडवर्टाइजमेंट का क्या सीन होता है, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है,
एडवर्टाइजमेंट में देखिए, दे कांट मिसलीड, दे कांट गिव गारंटी। मतलब हम टीवी पर आकर यह नहीं बोल सकते आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको गारंटी 20% रिटर्न देंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि गारंटी रिटर्न म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक नियम है। इंडस्ट्री को ऐड कर सकते हैं, एएमसी को नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब भी आप टीवी पर ऐड देखते हो तो उसमें बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। धोनी हो गए, सचिन हो गए, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, ये एक इंडस्ट्री का ऐड करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ऐड करते हैं, ना कि एक कंपनी को ये करते हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्ट कीजिए। कंपनी का नहीं होता है, ज़्यादा ऐसा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्लोजिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर 3 साल से हमारा कंपनी चालू है, अगर 3 साल से हमारा कंपनी चालू है असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो एक CAGR का कंसेप्ट होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब वो हमको 1 साल का कितना रिटर्न मिला। इनिशियली हमने 100 रुपीज़ डाले थे, तो 1 साल में 100 रुपीज़ का 110 हो गया, 110 हो गया, तो 10% का CAGR रहा। उसके बाद 3 साल का CAGR 100 रुपीज़ से 3 साल में कहाँ तक पहुँचा, तो वो 3 साल का CAGR, 5 साल का CAGR, इंसेप्शन से हमें ये दिखाना पड़ता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हमको ये दिखाना पड़ता है। देखिए, और जब भी हम बात करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट अमाउंट कितना है, ये आपको डायरेक्ट MCQ मिलता है एग्ज़ाम में। पॉइंट टू पॉइंट अमाउंट होता है 10,000। मतलब हम किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जैसे बताते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, स्टैंडर्ड अमाउंट कितना है, स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 10,000। स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 10,000 स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 है। क्योंकि हम बोलते हैं अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना ग्रोथ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। 6 महीने से पुराना है, लेस देन 6 है, तो हम पास्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। अगर 6 महीने से ये दूसरा कंसेप्ट है, ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई फंड मैनेजर, अगर कोई फंड मैनेजर 6 से ज़्यादा स्कीम मैनेज कर रहा है, कोई फंड मैनेजर 6 से ज़्यादा स्कीम मैनेज कर रहा है, तो उसके टॉप 3 स्कीम का परफॉर्मेंस और बॉटम 3 का परफॉर्मेंस हमें दिखाना पड़ता है। जैसे कि देखिए, अगर हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड कंपनी, उसका फंड मैनेजर है XYZ नाम का फंड मैनेजर है, वो 6 स्कीम मैनेज करता है, म्यूचुअल फंड स्कीम 6 मैनेज करता है। उसके टॉप 3 स्कीम के सबसे ज़्यादा रिटर्न किस किस स्कीम ने दिए वो दिखाना पड़ता है, और बॉटम 3 सबसे कम रिटर्न किसने दिए है वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ ये डायरेक्ट डायरेक्ट वाला सवाल आता है, म्यूचुअल फंड में हम मैक्सिमम 3 नॉमिनी रख सकते हैं। इस बात को आप गौर कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में हम 3 नॉमिनीज रख सकते हैं। 3 नॉमिनीज जो कि हम अगर देखते हैं, हमारा अकाउंट होता है FD का अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें सिर्फ हम एक नॉमिनी रख सकते हैं, FD को एक, सेविंग को एक। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम 3 नॉमिनीज रख सकते हैं। फर्स्ट, कंप्लेंट विद AMC, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे कंप्लेंट। अगर आपको कंप्लेंट करनी होगी किसी चीज़ की, तो आप कहाँ कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी का ले लेते हो, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा उन्हीं के पास, हाँ कि हमको ये अड़चन मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो ठीक कीजिए। अगर नहीं होता है तो देखिए, सेबी, सबका माई बाप, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज मार्केट का माई बाप है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्कोर्स। स्कोर्स ये कंप्लेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको एक MCQ मिलेगा, स्कोर्स। तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म यह है कि S फॉर आपका सेबी हो गया, CO फॉर कंप्लेंट हो गया, RE फॉर रिएड्रेसल हो गया, और S फॉर सिस्टम हो गया। तो सेबी कंप्लेंट रिएड्रेसल सिस्टम, जहाँ पर AMC द्वारा आपके कंप्लेंट का अगर भुगतान नहीं होता है, तो आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन करके कंप्लेंट कर सकते हो। फंडामेंटल एट्रीब्यूट, जो कि 5th चैप्टर में आएगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, मोस्ट IMP, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल जाएगा पूरा। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, वो स्टोरी आप याद रखिए। अनक्लेम अमाउंट, यहाँ पे क्या वर्ड शो हो रहा है, अनक्लेम अमाउंट। जब भी अनक्लेम अमाउंट का कंसेप्ट आता है,
अनक्लेम अमाउंट में क्या आएगा आपका, देखिए अनक्लेम अमाउंट, इसको देखिए। अनक्लेम अमाउंट मतलब आपने 5 साल का म्यूचुअल फंड खरीदा था, आपका मैच्योर हो गया है, आपका मैच्योर हो गया है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, ब्रो 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 टेक योर मनी, आपका पैसा ले जाइए, आपका पैसा मैच्योर हो गया है, आपको कांटेक्ट करेंगे। देखिए ये आपको बोलेगी, अगर अगर आप नहीं रीचेबल हो तो ये क्या सीन होगा अनक्लेम अमाउंट का, देखिए। अगर आप 3 साल के अंदर क्लेम करते हो, मैच्योर होने के बाद 3 साल के अंदर क्लेम करते हो, तो जिस दिन का जो न्याव रहेगा, समझो आज न्याव 25 रुपीज़ है, तो 25 रुपीज़ पर यूनिट आपको पैसा मिल जाएगा 3 साल के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर आप क्लेम करते हो तो आपको मिल जाएगा प्रिवेलिंग न्याव, एग्जिस्टिंग न्याव, उस दिन का न्याव 25 रुपीज़। ये एग्जिस्टिंग न्याव ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करता है पेपर में, एनआईएसएम वर्ड यूज़ करता है प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मतलब आज का न्याव, ठीक है। अगर आपको देर हो जाती है, आप जंगल में रह रहे थे, आप वापस आ गए 3 साल बाद, कि आपका 3 साल का पीरियड हो गया है, तो आप जाओगे कंपनी के पास, बोलोगे दो मेरे को पैसा दो, और आज का न्याव कितना है, आप 5 साल बाद गए, 5 साल का न्याव है 50 रुपये, आप बोल रहे हो कंपनी को कि मुझे 50 रुपये के न्याव के हिसाब से आप पैसा दीजिए, नहीं होगा ऐसा। असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलेगी आपको नियम याद रखना है, 3 साल का जो लास्ट दिन है, 3 साल का जो लास्ट दिन है, उस दिन का जो न्याय रहेगा आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपने देर कर दी, क्योंकि आपको नियम के द्वारा चलना होगा। नियम ऐसा है कि आपको जो आपका मैच्योर होने के बाद 3 साल का जो लास्ट का न्याय रहेगा उसी पे आपको मिलेगा, तो यह चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद देखिए लिक्विड सिक्योरिटीज़, अनक्लेम अमाउंट का आपको ये एक एमसीक्यू, यह नोट डाउन कर लीजिए आप, यह एमसीक्यू है 0.5%। देखिए अभी कंपनी बोली कि मैंने आपका 5 साल पैसा संभाला है, मैच्योर होने के बाद तो मेरे को इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फ़ीस तो लगेगी, तो मैं चार्ज करूँगा 1%। ऐसा नहीं हो सकता है, आप बोलेंगे कि मुझे नियम मालूम है, 0.5% मैक्सिमम आप ले सकते हो, उतना आप ले लीजिए और मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए। उसके बाद लिक्विड सिक्योरिटीज़ की अगर बात करेंगे, अगर तुम लिक्विड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हो तो देखिए 10, अगर हमने 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, उसमें से 9 कंपनीज़ ने पैसा वापस दे दिया है, डेट एक पलट गई, एक पलट गई, एक ने पैसा दिया ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम 2 साल राह देखेंगे, इस केस में हम 2 साल राह देखेंगे कि पैसा आएगा, अगर नहीं आया तो छोड़ दो, अगर 2 साल बाद आया तो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, इसमें हम वो पैसा चला जाएगा, इसमें वो पैसा चला जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि आपका एम्फी कोड ऑफ इथिक्स, गाइडलाइन फॉर म्यूचुअल फंड कंपनी, ये 5th चैप्टर में आता है, वहाँ देख लेंगे। देखिए एम्फी कोड ऑफ इथिक्स, ACE, एम्फी कोड ऑफ इथिक्स सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड प्रैक्टिस टू बी फॉलो बाय AMC। एम्फी मतलब देखिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये हमारा एम्फी है, तो इसका कोड ऑफ इथिक्स होता है कि हाँ AMC ने ऐसे ऐसे नियम में रह कर काम करने चाहिए, तो वो बताते हैं। तो एम्फी कोड ऑफ इथिक्स की जब बात आती है, देखिए अगर एम्फी और सेबी में कुछ मचमच होती है, एम्फी और सेबी में कुछ मचमच होती है, तो सबसे बड़ा उसमें माना जाएगा इथिक्स, गाइडलाइन इथिक्स सबसे बड़ा एम्फी। अगर मचमच, वैसे तो माई बाप हमारा सेबी है, लेकिन अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है, कोड ऑफ इथिक्स की बात होती है, तो एम्फी सबसे बड़ा। ये आपको ट्रू फॉल्स में आता है, ये याद रख लीजिए। एक होता है अग्नि, अग्नि क्या होता है, गाइडलाइन फॉर ब्रोकर्स एंड इंटरमीडिएट, ये होता है अग्नि, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म फॉर इंटरमीडिएरी, तो यह होता है आपका गाइडलाइंस। इंटरमीडिएरी हैज़ राइट टू गो टू एम्फी, मतलब देखिए इंटरमीडिएरी मतलब हमारे बैंक, वो सेबी के पास जा सकते हैं, एमपी के पास भी जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारा 4th चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 5th चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।